वाह विदिशा, तेरे बाल तो बहुत लंबे हैं। इतने लंबे बालों का राज क्या है? कोई राज नहीं, मेरे बाल तो बचपन से ही लंबे हैं। चल झूठी, मैं नहीं मानती, मेरे बाल तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। कितनी कोशिश करती हूँ, कितना सारा तेल लगाती हूँ, बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे, ऊपर से हर रोज झड़ रहे हैं। लेकिन तेरे बाल कैसे लंबे हैं इतने? तेरे पास तो तेल खरीदने के भी पैसे नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे बाल बचपन से इतने लंबे हैं। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरी 3 बहनों के बाल भी इतने ही लंबे हैं। विदिशा के बाल उसके पैर तक आते थे। उसकी माँ विधवा थी और बहुत गरीब थी। अपनी चौथी बेटी के जन्म के बाद उसका पति मर गया था। तब से कभी लोगों के घर पर काम करके तो कभी फुटपाथ पर कुछ बेचकर वो घर चलाती थी और रोज रात को सोने से पहले अपने पति को याद करके रोती थी। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए मुझे छोड़कर? बेटे के चक्कर में 4 बेटियां पैदा हो गई। अब इनकी शादी कैसे करवाऊंगी मैं? यहाँ तो ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे ही गरीबी में उसकी 4 बेटियां बड़ी होने लगी। घर में खाना नहीं था, जेब में पैसा नहीं था। बिमला की बड़ी बेटी विदिशा उसकी माँ से कहती थी, माँ देखो हमारे बाल कितने बड़े हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने सुंदर बाल देखकर तो लड़के ऐसे ही शादी कर लेंगे। तू भी ना बेटी बहुत मासूम है। दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना तू सोचती है। शादी के लिए दहेज देना पड़ता है, लेकिन मैं तुम चारों के लिए दहेज कैसे दूंगी? विदिशा की बहन मिताली ने कहा, तो फिर दहेज नहीं देंगे माँ, हम खुद कमाएंगे और यहीं रहेंगे आपके पास। अच्छा, लेकिन कमाओगी कैसे? मुझे देख रही हो ना, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती हूँ लेकिन पैसे बचते ही नहीं हैं। आप पढ़ी लिखी नहीं हो माँ, हम पढ़ लिख लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। यही सोचकर चारों बहनें स्कूल में भर्ती हो गईं। लंबे बालों की वजह से बहुत जल्द स्कूल में उनकी एक पहचान बन गई। सभी उन्हें लंबे बालों वाली बहनों के नाम से जानने लगे। वो चारों शाम के बाद लोगों के घर पर काम करने गईं ताकि पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। विदिशा कॉलेज में भर्ती हो गई और तभी बिमला की तबीयत खराब हो गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी और पूरा दिन बस खांस रही थी। विदिशा बेटी, अब क्या होगा? मैं तो बीमार पड़ गई हूँ और काम नहीं कर सकती। तेरी 3 छोटी बहनें हैं, अब घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब संभाल लूंगी। मैं और मेहनत करूंगी। धीरे धीरे विदिशा के ऊपर सारी जिम्मेदारी आने लगी। दीदी, मेरा स्कूल ड्रेस फट गया है, मुझे नया ड्रेस चाहिए। दीदी, मुझे नई किताबें चाहिए। मुझे नए जूते चाहिए, ये जूते खराब हो गए हैं। और बिमला भी खांसते हुए कहने लगी, विदिशा बेटी, मेरी दवाई खत्म हो गई है, कल दवाई ला देना। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ कॉलेज की पढ़ाई, सब कुछ एक साथ संभालते हुए विदिशा की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से टीचर की डांट वो अलग। अर्चना मिस विदिशा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ महीनों से विदिशा के नंबर कम आने की वजह से वो विदिशा से खफा हो गई थी। विदिशा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ महीनों से एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? वो मैम, घर में माँ बीमार है इसलिए। चुप रहो, बहाना मत बनाओ। बस पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है तुम्हारा, बाकी बालों का ध्यान तो पूरा रख रही हो। नहीं मैडम, मैं बालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अच्छा, बालों का ध्यान नहीं रखती तो क्या तुम्हारे बाल ऐसे इतने लंबे हो गए? हाँ मैडम, मेरे और मेरी बहनों के बाल ऐसे ही लंबे हैं, बचपन से। ये सुनकर अर्चना मिस के भी होश उड़ गए। किसी के इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? अगले दिन से अर्चना ने कॉलेज आना ही बंद कर दिया। उससे और इतना कुछ संभाला नहीं जा रहा था और फुटपाथ पर पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। पकौड़े बेचकर घर तो चल रहा था, लेकिन विदिशा का नौकरी करने का सपना ही रह गया। और पकौड़े बेचकर इतना पैसा तो आ नहीं रहा था कि उससे पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। विदिशा जैसे एक चक्की के बीच में फंस गई थी और उस चक्की का नाम जीवन था। वो हर वक्त दुखी दुखी सी रहने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा। उधर अर्चना मिस भी विदिशा को भूल ही गई। बिमला की हालत और खराब हो गई। डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी और ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। इन सारी बातों से विदिशा परेशान हो गई थी। लेकिन लोगों की जिंदगी में एक मोड़ तो आता ही है जहां जिंदगी उसे एक मौका देती है।
अर्चना मिस के पति एक एड एजेंसी में काम करते थे और कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। क्या बात है, आजकल बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ यार अर्चना, एक नई तेल की कंपनी का काम है, उनके लिए एड बनाना है और उसमें लंबे बालों वाली लड़कियां चाहिए यार। लेकिन एक भी मॉडल नहीं मिल रही है जिसके लंबे बाल हो। सभी के बाल छोटे हैं। आजकल तो छोटे बालों का ही फैशन चल रहा है। लंबे बालों वाली लड़की चाहिए तुम्हें? हाँ, बाल नेचुरल हो तो और भी अच्छा, लेकिन आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां। खैर छोड़ो। अरे नहीं रुको, मैं ऐसी लड़की को जानती थी। उसके बाल पैर तक आते थे और उसने मुझे एक बार कहा था कि उसके बाल ऐसे ही लंबे हैं। अच्छा, मुझे तो वही लड़की चाहिए, लेकिन कहाँ मिलेगी वो लड़की? सिर्फ वो नहीं, उसकी 3 बहनें भी हैं। अरे वाह, क्या बात कर रही हो अर्चना, मुझे जल्दी से उस लड़की के पास ले चलो। कैसे? उस लड़की ने तो कॉलेज ही छोड़ दिया। बहुत अच्छी लड़की थी। अरे यार, सारा मूड खराब कर दिया यार। चलो आज बाहर खाने चलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। अर्चना उसके पति के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई और तभी रेस्टोरेंट के पास जाकर देखा कि रेस्टोरेंट बंद है। अरे यार, आज तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ। अब क्या खाएंगे हम? तभी एक लड़की उनके पास आई और कहा, अरे अर्चना मिस, आप यहाँ पकौड़े लेंगी क्या? मैं चाय पकौड़े बेचती हूँ। विदिशा वहीं पर पकौड़े बेचती थी। गाड़ी देखकर वो पकौड़े पूछने के लिए आई थी और उसे देखकर अर्चना मिस को जैसे हाथ में चांद मिल गया। अरे विदिशा तुम, अरे देखो यही है वो लंबे बालों वाली लड़की जिसके बारे में मैं बोल रही थी। अरे वाह, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं। एक विज्ञापन में काम करोगी क्या? और ऐसे ही अचानक से विदिशा और उसकी बहनों की जिंदगी बदल गई। चारों बहनों ने मिलकर तेल का विज्ञापन किया और वो विज्ञापन इतना फेमस हो गया कि चारों बहनों को एक के बाद एक काम मिलने लगे और लंबे बाल उनकी पहचान बन गई। सरोज बहुत ही गरीब औरत थी। उसका पति रिक्शा चलाता था और वो घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। बेटे के लालच में सरोज की सास और पति पीछे पड़ जाते थे। इसी कारण सरोज आज 5 बेटियों की मां थी। सरोज हिम्मत करके एक दिन हॉस्पिटल गई और उसने चोरी छुपे बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करवा लिया। उसी शाम उसके पति सुरेश ने उसकी बहुत पिटाई की। तेरी इतनी हिम्मत है? तू बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा कर आ गई है? तू रास्ते में मर क्यों नहीं गई है? घर आने की जगह किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देती। इतना बड़ा कांड करके आई है, अब कहां से मैं बेटे का मुंह देखूंगा है? कौन मुझे औलाद देगा है? करम चली, पहले तूने 5 बेटियां पैदा कर दी। एक उम्मीद थी कि कम से कम तू एक पोते का मुंह दिखा देगी, पर तूने वो उम्मीद भी तोड़ दी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ दो मुझे। सुरेश सरोज को खूब पीटता है। उसकी 5 बेटियां भी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती हैं। बापू, माँ को मत मारो, माँ को छोड़ दो बापू, माँ को छोड़ दो। ये देख, माँ की हिमायती बनी फिरती हैं। इन्हें भी साथ में पिटने का शौक आ रहा है। जैसी ढीठ औरत ये खुद है, वैसी इसकी बेटियां भी हैं। सुरेश सरोज के साथ साथ अपनी बेटियों को भी पीटने लगता है और सरोज को मारने पीटने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वो शराब पीने के लिए निकल जाता है। सरोज की हालत बहुत खराब थी। वो सारी रात ऐसे ही रोती रही। एक दिन सरोज पड़ोस के घर काम पर गई हुई थी। तभी उसकी दूसरे नंबर की बेटी सोनी उसे बुलाने आती है। माँ, जल्दी घर चलो, पूजा दीदी को लड़के वाले देखने आए हैं। बापू पूजा दीदी की शादी कर रहे हैं। माँ, पूजा दीदी रो रही है। जो लड़का उसे देखने आया है वो तो बिल्कुल दादी की तरह बूढ़ा है। ये क्या कह रही है? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। सरोज के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई। वो घर पहुंची। उसने देखा एक अधेड़ उम्र का आदमी पूजा के बिल्कुल बराबर में बैठा है और पूजा रोई जा रही है। सरोज ने किसी का भी बिना लिहाज किए पूजा को अपने कलेजे से लगा लिया और उस अधेड़ उम्र के आदमी को वहां से चले जाने के लिए कहा। वो बूढ़ा आदमी गुस्से में वहां से चला गया। इस पर सुरेश फिर से सरोज को पीटने लगा। अच्छा खासा एक रिश्ता आया था, वो भी तेरी वजह से चला गया। तू जानती भी है सेठ जी कितनी दौलत दे रहे थे इस शादी के बदले। सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाते। सुरेश बिल्कुल सही कह रहा है। एक को ब्याहना शुरू करेगी तब जाकर 5 बेटियों को ब्याहने तक बूढ़ी हो जाएगी। एक तो मेरा बेटा अच्छा रिश्ता लेकर आया और तूने उसके साथ ऐसा सलूक किया। अरे अब नहीं करेगी शादी तो कब करेगी?
14 पार कर चुकी है लड़की। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। जो आदमी उसके दादा की उम्र का है, आप उसके साथ उसकी शादी करवाना चाहते हो। आप लोगों को लालच ने इतना घेर लिया। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी है, तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। सुरेश फिर से सरोज पर हाथ उठाता है। अब तो हद ही हो गई थी। सरोज अब इस दर्द भरी जिंदगी से तंग आ गई थी। और एक रात सुरेश और सरोज की सास गहरी नींद में सो रहे थे। सरोज ने अपनी 5 बेटियों को उठाया और घर छोड़कर निकल पड़ी। सरोज को नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में क्या होगा। उसे तो बस अपनी 5 बेटियों की जिंदगी की चिंता थी, इसलिए उसने वो शहर छोड़ दिया। सरोज के पास थोड़े बहुत पैसे जुड़े हुए थे। वो अपनी 5 बेटियों के साथ पालमपुर की बस में बैठ जाती है। पालमपुर पहुंचकर वो एक होटल पर उन सबको रोटी और दाल खरीद कर खिलाती है। पर सरोज को कोई ना कोई काम तो करना ही था। वो होटल वाले से वही कोई काम मांगती है। भैया, मुझे कोई काम मिलेगा? कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए, मैं कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पर बर्तन धोने और दिन भर की साफ सफाई करने का काम है, वो करना है तो कर ले। सरोज वहीं ढाबे वाले के पास बर्तन धोने और साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है। होटल के सामने ही बनी एक झुग्गी बस्ती में सरोज एक झुग्गी किराए पर ले लेती है और अपनी 5 बेटियों के साथ वहां रहने लगती है। सरोज पूरा दिन होटल में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी और महीने के जो भी पैसे वो कमाती थी उससे वो अपना गुजारा करने लगी। सरोज को अपनी बेटियों की आगे की पढ़ाई की चिंता थी। पहले वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, पर यहां पर उसे कोई भी नहीं जानता था, इसलिए उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। एक दिन सरोज अपनी बड़ी बेटी पूजा के साथ किसी काम से बाजार जा रही थी। अचानक उसने देखा एक गाड़ी वाला एक स्कूटी को टक्कर मारकर भाग गया। स्कूटी पर बैठी महिला जख्मी हो गई थी। सरोज भागकर अपनी बेटी पूजा के साथ महिला के पास पहुंची। पूजा, जरा हाथ लगवा, लगता है इनके सिर पर चोट आई है। गाड़ी वाला भी भाग गया। वो सामने ऑटो जा रहा है, उसे रोक, हम इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। ऑटो वाले भैया, रुकना जरा। माँ, चलो इन्हें उठाकर ऑटो में बिठाते हैं। भैया रुक गया है, वो कह रहे हैं हॉस्पिटल पास में ही है। सरोज पूजा के साथ उस महिला को हॉस्पिटल लेकर जाती है। ये तो मेरी सहेली रेखा है, आपको ये इस हालत में कहाँ मिली? इसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? नर्स, जल्दी से इंजेक्शन और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तैयारी करो। उस महिला का नाम रेखा था, जो उस अस्पताल की एक डॉक्टर की सहेली थी। डॉक्टर को सारी बात पता चलती है। कुछ समय बाद उस महिला को होश आता है और वो अपनी सहेली डॉक्टर को सामने देखकर हैरान रह जाती है। प्रिया, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मैं ठीक हूँ। रेखा, ये थैंक यू मुझे नहीं, इन मैम को दो, आज यही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई हैं। रेखा जब सरोज को देखती है तो वो उसे धन्यवाद कहती है। ठीक होने के बाद रेखा सरोज और उसकी बेटियों को अपने घर बुलाती है। सरोज की दुख भरी कहानी सुनकर रेखा को बहुत दुख होता है। आज के समाज में भी आदमी औरत के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, ये देखकर और सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। सरोज, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जीवन में अपनी बेटियों के लिए जो भी फैसला लिया है वो बहुत सही है, और इनकी पढ़ाई की बिल्कुल चिंता मत करो। मैं और मेरे हस्बैंड यहीं पालमपुर में एक स्कूल चलाते हैं। मैं तुम्हारी 5 बेटियों का एडमिशन वहां करवा दूंगी, और हमें अपने स्कूल के लिए केयर टेकर की भी जरूरत है। तुम चाहो तो स्कूल में केयर टेकर का काम कर सकती हो, जिससे आराम से तुम्हारा परिवार चल सकता है। शुक्रिया मेम साहब, आपने मुझ गरीब और मेरी 5 बेटियों पर इतना बड़ा एहसान किया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप जैसे फरिश्ते अगर इस दुनिया में हो तो इस दुनिया में भगवान पर विश्वास और बढ़ जाता है। सरोज की जिंदगी उस दिन से नई करवट ले लेती है और उसकी 5 बेटियां स्कूल जाने लगती हैं, और सरोज भी उसी स्कूल में मेहनत करके अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आज उसकी हिम्मत के कारण उसकी बेटियां सुरक्षित थीं और अपने जीवन में सफलता के रास्ते पर बढ़ चुकी थीं।